लॉ एंड जॉब्स एकेडमी में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास बायोलॉजी पीटीबी के नए कोर्स के चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है डोमेन बैक्टीरिया, जिसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम जिन मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है डोमेन बैक्टीरिया का तारुफ, इनकी साख्त यानी एनाटॉमी, उनकी शक्ल और अफजाइश नस्ल का अमल, सांस लेने और सर्वाइवल के तरीके और आखिर में बैक्टीरिया के कुछ इंतहाई अहम ग्रुप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन बैक्टीरिया के तारुफ की। बायोलॉजी की दुनिया में क्लासिफिकेशंस वक्त के साथ बदलती रहती हैं। अगर हम पुराने 5 किंगडम सिस्टम की बात करें ना, तो इस डोमेन को किंगडम मोनेरा में शामिल किया गया था, लेकिन अब हम इन्हें यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यू बैक्टीरिया का लफ्जी मतलब ही हकीकी बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया है। ये नाम उनकी असल पहचान को और भी ज़्यादा क्लियर कर देता है। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है बैक्टीरिया की साख्त और एनाटॉमी। अच्छा, जब हम सेल्स की बात करते हैं तो बैक्टीरिया बुनियादी तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं, बिल्कुल आर्किया की तरह। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेचीदा यूकैरियोटिक सेल्स के बरक्स इनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म नहीं होते। सुनकर शायद लगे कि ये तो कोई बहुत बड़ी खामी है, लेकिन यकीन जाने दरअसल इनकी यही सादगी इनकी कामयाबी और दुनिया भर में तेजी से फैलने का सबसे बड़ा राज है। अगर हम इनके अंदरूनी हिस्सों को देखें तो इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ये एक इंतहाई मजबूत तह है जो इन्हें बचाती है। इनका जेनेटिकी मवाद एक न्यूक्लियाइड रीजन में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम की शक्ल में होता है, जिसमें सिर्फ डीएनए मौजूद होता है। लेकिन सबसे कमाल की चीज जो इनके पास है वो है प्लाज्मिड्स। ये छोटे सर्कुलर डीएनए के टुकड़े होते हैं जो बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ जेनेटिकी खसूसियात शेयर करने की ताकत देते हैं। मतलब ये एक दूसरे को नए माहौल के मुताबिक ढलने और एंटीबायोटिक से बचने के लिए नए हथियार फराहम करते हैं। कमाल है ना? बका की इस जंग में बैक्टीरिया के पास जबरदस्त बैरूनी औजार भी होते हैं, जैसे कि फ्लैजेला। ये कोड़े या विपनुमा साख्तें हैं जो इन्हें हरकत करने में बेहद मदद देती हैं। और दूसरी तरफ हैं पेलाए और फिम्बरी। ये बिल्कुल बालों जैसी साख्तें होती हैं जो किसी भी सतह के साथ मजबूती से चिपकने और दूसरे बैक्टीरिया के साथ जीनियाती तबादला करने के काम आती हैं। ये तबई माहौल का मुकाबला करने के लिए उनके बेहतरीन टूल्स हैं। ओके, तो अब बारी आती है उनकी शक्ल यानी मॉर्फोलॉजी और अफजाइश नस्ल के अमल को समझने की। क्या आपको लगता है कि सारे बैक्टीरिया एक जैसे दिखते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी शक्लें बहुत मुतनव्वे होती हैं। गोल शक्ल वालों को कॉकाए कहते हैं, रॉडनुमा को बेसिली, स्प्रिंग की तरह मुड़े हुओं को स्पाइरेला और कौमे जैसी शक्ल वालों को विब्रियोस कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये अकेले भी पाए जाते हैं, जोड़ों में भी, लंबी जंजीरों में भी, और बाज़ औक़ात तो अंगूर के गुच्छों की तरह भी मिलते हैं। दरअसल इनकी यही शक्ल और तरतीब इनकी पहचान के लिए सबसे अहम होती है। अब सवाल ये है कि ये अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं? तो इसके लिए ये बाइनरी फिजन का तरीका अपनाते हैं। ये एक गैर जिनसी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल है, जिसमें एक अकेला सेल दरमियान से डिवाइड होकर बिल्कुल 2 एक जैसे डॉटर सेल्स बनाता है। और ये अमल इस कदर तेज है कि अगर हालात साजगार हों तो महज चंद घंटों के अंदर एक अकेला बैक्टीरिया लाखों की तादाद में बदल सकता है, बिल्कुल जादू की तरह। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन छोटे से जानदारों में सांस लेने का अमल कैसे होता है और इनकी बका की हिकमत अमली क्या है। एनर्जी और खुराक हासिल करने के लिए बैक्टीरिया 2 बड़े रास्ते चुनते हैं। पहले हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरह अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दूसरे हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपनी खुराक के लिए नामियाती मादों यानी ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। इनमें डीकम्पोजर्स शामिल हैं जो मुर्दा चीज़ों को गला सड़ाकर हमारे पूरे इकोसिस्टम को मुतवाज़िन रखने का एक निहायत अहम कुदरती काम करते हैं। ऑक्सीजन के हवाले से बैक्टीरिया का रवैया वाकई हैरान कर देने वाला है। ऑब्लिगेट एरोब्स जैसे माइकोबैक्टीरियम, इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लाजमी चाहिए, लेकिन ऑब्लिगेट एनारोब्स जैसे क्लोस्ट्रीडियम के लिए यही ऑक्सीजन जहर कातिल है और इसकी मौजूदगी में ये मर जाते हैं।
फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स आते हैं, जैसे ई कोलाई, जिन्हें ऑक्सीजन मिले तो ठीक, वरना भी उनका गुजारा हो जाता है। माइक्रो एरोफाइल्स को बस थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एरोटॉलरेंट बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो है या नहीं। ये लचक उन्हें हर तरह के माहौल का मास्टर बना देती है। और सुनिए, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो दुनिया के सख्त तरीन और नामुमकिन नजर आने वाले हालात को भी मात दे देते हैं। हम इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। उबलते हुए पानी और शदीद गर्मी में थर्मोफाइल्स मज़े से रहते हैं। इंतहाई ज़्यादा नमक वाले पानियों में हैलोफाइल्स और शदीद तेज़ाबी यानी कम पीएच वाले माहौल में एसिडोफाइल्स पाए जाते हैं। ये ज़िंदगी की उन आखिरी हदों पर सर्वाइव करते हैं जहाँ किसी और जानदार का जिंदा रहना 100% नामुमकिन है। चलें अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है बैक्टीरिया के अहम ग्रुप्स और उनके मुख्तलिफ ताल्लुकात। बैक्टीरिया अक्सर दूसरे जानदारों के साथ मिलकर एक पेचीदा ताल्लुक बनाते हैं, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इसकी दो मेन अक़साम हैं। म्यूचुअलिज्म वो ताल्लुक है जिसमें दोनों जानदारों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, और दूसरा है कमेंसलिज्म। इसमें सिर्फ एक जानदार को फ़ायदा मिलता है, जबकि दूसरे को ना तो कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सारे बैक्टीरिया हमारे दोस्त नहीं होते। कुछ खतरनाक हद तक नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इस अमल को हम पैथोजेनिसिटी यानी बीमारी फैलाना कहते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन्स और जहरीले मादे पैदा करते हैं जिनसे इंसानों, जानवरों और पौधों में जानलेवा बीमारियां जन्म लेती हैं। हमारे निसाब के मुताबिक मजमूई तौर पर बैक्टीरिया को 7 बड़े और अहम ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इनमें प्रोटियोबैक्टीरिया शामिल है, जिसमें आम पाया जाने वाला ई कोलाई आता है। इसके अलावा फर्मिक्यूट्स है, जिसकी मिसाल बैसिलस सबटिलिस है। फिर एक्टिनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स, एसिडोबैक्टीरिया और एक्विफेसी जैसे ग्रुप्स शामिल हैं। हर एक ग्रुप इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की तामीर में अपना एक अलग और अहम किरदार अदा करता है। तो अब उनकी मुश्किल तरीन हालात में ढल जाने की ज़बरदस्त सलाहियत, बेपनाह तेज़ी से होने वाली अफसाइश नस्ल और हमारे माहौलियाती निज़ाम में इनके इंतहाई अहम किरदार को देखते हुए एक गहरा सवाल जहन में उभरता है। क्या बैक्टीरिया वाकई इस ज़मीन पर मौजूद सबसे कामयाब जानदार हैं? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत मालूमाती और हेल्पफुल रहा होगा।